हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के क्वेश्चंस ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना से संबंधित है। पहला प्रश्न है, खर्च में कमी करने और सरकारी राजस्व को बढ़ाने के वे तरीके जो मुख्यतः 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों द्वारा औपनिवेशिक भारत में अपनाया गया। ए है देसी राजाओं के पुराने सेवकों की जागीरों की जब्ती। बी है देसी राजाओं के पुराने सेवकों के इनामों की जब्ती। सी है समाज कल्याण के कार्य बंद करना। और डी है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा देसी राजाओं को बड़े बड़े जागीर प्रदान करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ए, बी और सी सही है। खर्च में कमी करने और सरकारी राजस्व को बढ़ाने के वे तरीके जो मुख्यतः 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों द्वारा औपनिवेशिक भारत में अपनाया गया, देसी राजाओं के पुराने सेवकों की जागीरों एवं इनामों की जब्ती तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा बाद में समाज कल्याण के कार्य बंद किया गया। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश सरकार को बड़े अकाल का सामना करना पड़ा जिसमें लाखों लोगों की मौत हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय से दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 अगस्त 1765 को। मई 1765 में वेंसीटाट के स्थान पर क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ। 1757 में वह प्रथम बार बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ था। बक्सर युद्ध के पश्चात 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के अनुसार मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी। सम्राट को अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर दे दिए गए। मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन के रूप में दिए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपनी प्रथम प्रेसिडेंसी स्थापित की। क्लाइव के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया था। कंपनी का शासन स्थापित होने के पश्चात 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत चाय एवं चीनी के साथ व्यापार छोड़कर भारतीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, क्लाइव बंगाल कब वापस इसके गवर्नर के रूप में लौटा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1765 में। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1765 में। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूरत। अगला प्रश्न है, किस चार्टर अधिनियम ने भारतीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1813। अगला प्रश्न है, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे जब मुर्शिदाबाद से कलकत्ता तक खजाना स्थानांतरित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार अंग्रेजों के लिए बंगाल के वाणिज्यिक महत्व का एक कारण नहीं था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अच्छी तरह से विकसित स्थानीय वाणिज्य संस्थान। अच्छी तरह से विकसित स्थानीय वाणिज्यिक संस्थान अंग्रेजों के लिए बंगाल के वाणिज्यिक महत्व का कारण नहीं था। अंग्रेजों के लिए वाणिज्यिक दृष्टि से बंगाल अधिक महत्व का था, क्योंकि यहाँ पर गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मध्य स्थित उपजाऊ भूमि, परिवहन का साधन, सस्ते श्रमिक एवं कच्चे माल की प्रचुरता थी। इस प्रकार अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत की आर्थिक स्थिति स्वनिर्भर थी। कंपनी ने व्यापार में वृद्धि के लिए मुफ्त व्यापार की नीति को अपनाया। कंपनी के दीवानी प्राप्त करने के पश्चात बंगाल का आर्थिक दोहन तेजी से बढ़ा। अंग्रेजों की नीतियों के कारण बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंसती जा रही थी, जिसका परिणाम बंगाल को अकाल के रूप में भुगतना पड़ा। 1769 से लेकर 70 में आए अकाल के कारण बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई और लगभग 1/3 आबादी खत्म हो गई। अगला प्रश्न है, बंगाल में ब्रिटिश शासन का पहला नकारात्मक प्रभाव किस रूप में देखा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1769 to 1770 का अकाल। अगला प्रश्न है, अबंध नीति या यथेच्छकारिता का अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्री ट्रेड। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के आने से पहले भारत की आर्थिकता, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वनिर्भर थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत ने किस कारण कई अकाल देखे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अनाज का भंडारण, उच्च भूमि राजस्व और भूमि राजस्व अधिकारियों द्वारा विरूपण, ये सभी सही है। 1765 ईस्वी में बक्सर युद्ध जीतने के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी दीवान बन गई थी, अतः उसने बंगाल के राजस्व का दोहन प्रारंभ किया। उसने राजस्व में वृद्धि के लिए नई नई भूमि व्यवस्थाओं को लागू किया एवं बागानी कृषि को प्रोत्साहित किया। अनाज के भंडारण से लेकर उच्च भूमि राजस्व वसूली तक नए नए उपायों को लागू किया गया। कंपनी ने जमींदारों तथा अधिकारियों के माध्यम से अधिक राजस्व का दोहन किया। इस कारण बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंसती जा रही थी। नील एवं कपास जैसी वाणिज्यिक फसलों के कारण भूमि अनुपजाऊ होती जा रही थी। इन सभी का परिणाम हमें अकाल के रूप में देखने को मिलता है। बंगाल में 1769 to 1770 के दशक में भयंकर अकाल पड़ा था। 1943 के अकाल में मरने वालों में अधिकांश निम्न आय वाले परिवार से थे। इसमें वे लोग सर्वाधिक प्रभावित हुए जो अधिक कीमत के कारण खाद्यान्न नहीं खरीद सकते थे। इसमें बंगाल की 1/3 आबादी समाप्त हो गई। इसके पश्चात बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन के समय सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1880 से 81 के दशक में प्रारंभिक अकाल आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1943 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड वेबल के समय बंगाल में एक और भयंकर अकाल पड़ा था। इस प्रकार ब्रिटिश काल में 1766 से लेकर 1943 तक भारत में लगातार भयंकर अकाल पड़ते रहे। इस अकाल के कारण हैजा, मलेरिया जैसी महामारियां फैलने लगी थी। अकाल और बीमारी के कारण बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में करोड़ों लोग मारे गए और अधिकांश जनसंख्या भूखमरी का जीवन जीने को मजबूर हुई। अगला प्रश्न है, स्ट्रेची आयोग का संबंध इससे था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अकाल से। अगला प्रश्न है, डैश में बंगाल में एक और कुख्यात अकाल पड़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1943 में। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक अकाल आयोग की तिथियां डैश हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1880 से 81। अगला प्रश्न है, बंगाल में डैश में एक भयानक अकाल पड़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1769 से लेकर 70 तक।
अगला प्रश्न है, वर्ष 1943 में बंगाल में आए अकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ए है, बंगाल के अकाल में मरने वालों में अधिकांश वे किसान थे जिनकी फसल बर्बाद हो गई थी। बी है, मरने वालों में अधिकांश निम्न आय वाले परिवारों से थे। सी है, बंगाल के अकाल से वे लोग सर्वाधिक प्रभावित हुए जो अधिक कीमत के कारण खाद्यान्न नहीं खरीद सकते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, अस्थाई समझौते को किसने आरंभ किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। औपनिवेशिक शासन ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा महालवाड़ी बंदोबस्त जैसी राजस्व प्रणालियों को लागू किया। अस्थाई बंदोबस्त को 22 मार्च 1793 को लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस ने बंगाल में लागू किया था। यह भारत की 19% भूमि पर लागू किया गया था। इसे इस्तमरारी या जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। इस व्यवस्था से कंपनी को लगता था कि उन्हें नियमित राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने को प्रोत्साहन मिलेगा। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब आदि क्षेत्रों में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की। टॉमस मुनरो ने ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा प्रचलित रैयतवाड़ी व्यवस्था को विकसित किया और दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम भारत में लागू किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत की कुल 51% भूमि आती थी। यद्यपि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई, दक्कन में प्रथम राजस्व बंदोबस्त 1818 ईस्वी में लागू किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में लागू हुआ था, रैयतवाड़ी प्रणाली दक्कन में और महालवाड़ी व्यवस्था अवध में। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। रैयतवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त और महालवाड़ी ये तीनों ही लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम भारत में। अगला प्रश्न है, इनमें से किस महाराज्यपाल के अधीन बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त अधिनियम पारित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, अस्थाई भूमि व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बम्बई दक्कन में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1818 में। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि के व्यावसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया, लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं। यह किसने लिखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रजनी पाम दत्त ने। भारतीय कृषि के व्यावसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया, लेकिन भारतीय कृषि वर्ग को नहीं। यह वक्तव्य रजनी पाम दत्त का है। ये ब्रिटिश काल में भारत के प्रमुख आर्थिक इतिहासकार थे। अगला प्रश्न है, किसने आधुनिक स्थानीय स्व सरकार की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन ने। 1882 में भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्व सरकार की स्थापना की। उसने उन निकायों को बनाने की शुरुआत की जो उस वक्त मुकामी बोर्ड कहलाते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि सभी स्थानीय बोर्डों को ज़्यादा कारगर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नीले रंग का आविष्कार किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीयों ने। नीले रंग का आविष्कार भारतीयों ने किया था। भारत में रंगों का प्रयोग प्राचीन काल से होता रहा है। भीमबेटका के चित्रों में 16 रंगों का प्रयोग हुआ है, जिसमें सर्वाधिक प्रयोग सफ़ेद व लाल रंग का है। अजंता और बाघ के गुफाओं में भी कई प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है। अतः रंग प्राचीन काल से ही प्रयोग में लाए जाते थे, जिसमें नीला रंग एक महत्वपूर्ण रंग था। अगला प्रश्न है, कपड़ा शिल्प का संबंध नील की फसल से था और नील के पौधों के डंठलों और पत्तों से नील का निष्कर्षण होता था। किसने इस निष्कर्षण की प्रारंभिक विधि का वर्णन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मार्को पोलो। कपड़ा शिल्प का संबंध नील की फसल से था और नील के पौधों के डंठलों और पत्तों से नील का निष्कर्षण होता था। इस निष्कर्षण के प्रारंभिक विधि का वर्णन मार्को पोलो ने किया है। मार्को पोलो वेनिस, इटली का निवासी था। इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसने 1292 से 93 ईस्वी में दक्षिण भारत की यात्रा किया था। उसने काकतीय वंश की शासिका रुदाम्बा का भी उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, नीज आबाद क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडिगो की खेती का रूप। ब्रिटिश कालीन भारत में नील की खेती के 2 रूप प्रचलित थे, नीज आबाद एवं रैयती। नीज आबाद में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे या जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे। रियायती व्यवस्था में बागान मालिक किसानों के साथ एक अनुबंध करते थे। इस व्यवस्था में किसानों को कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नकद कर्ज मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को कम से कम 25% भूमि पर नील की खेती करनी होती थी। इस व्यवस्था को 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। धीरे धीरे नीलहे किसानों का शोषण बढ़ता गया। किसानों के शोषण के बारे में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी को बताया और जांच पड़ताल के लिए राजी कर लिया। नीलहे किसानों की पीड़ा को दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में बड़ी सजीवता से दर्शाया है। हरीशचंद्र मुखर्जी के संपादन में प्रकाशित समाचार पत्र हिंदू पेट्रियाट में चंपारण के कृषक नील आंदोलन को समर्थन दिया गया था। अगला प्रश्न है, नील कामगारों की समस्या की जांच पड़ताल करने हेतु गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने राजी किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजकुमार शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, भारतीय किसानों को अपने होल्डिंग के 3/20वें भाग पर इंडिगो की खेती करने के लिए मजबूर करना कहलाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 कठिया प्रणाली। अगला प्रश्न है, नील दर्पण नाटक के रचयिता हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है, नील दर्पण नाटक की प्रेरणा डैश क्रैप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडिगो। अगला प्रश्न है, किस समाचार पत्र ने चंपारण के कृषक नील आंदोलन को समर्थन दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिंदू पेट्रियाट। आगे के प्रश्न आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना से संबंधित है। पहला प्रश्न है, 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह के गारो नेता सोनाराम संगमा और पातोगन नेंग मिंजा शामिल थे, जो 1800 के दशक के अंत और 1900 के दशक के प्रारंभ में उपनिवेशवाद विरोधी प्रतिरोध को संगठित करने के लिए गारो हिल्स में सुप्रसिद्ध थे।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सी आर दास। सी आर दास ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले जनजातीय नायक नहीं थे, बल्कि वे एक राजनीतिज्ञ, पत्रकार, वकील एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू और कान्हू मुर्मू, जतरा भगत आदि ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले जनजातीय नायक थे। अगला प्रश्न है, खासी विद्रोह के नेता कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तिरोट सिंह सियाम। बंगाल प्रदेश में पूर्व में जयंतिया और पश्चिम में गारो पहाड़ियों के बीच खासी जनजाति निवास करती है। अंग्रेजों के अधिकार से पूर्व खासियों के 30 अलग अलग शक्ति संपन्न राज्य थे। यह विद्रोह 1829 में शुरू हुआ। इसके नेता तिरुत सिंह थे। 1833 ईस्वी में तिरुत सिंह को मृत्यु दंड न देने की शर्त पर आत्मसमर्पण कर दिया गया और यह विद्रोह दबा दिया गया। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में विद्रोह और सूची 2 में वर्ष दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अहोम का 1828 होगा, कोल विद्रोह का 1831-32 होगा, संथाल विद्रोह का 1855-56 होगा और मोपला विद्रोह का 1921 होगा। अगला प्रश्न है, भारत में औपनिवेशिक वानिकी के निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रभाव थे? ए है आरक्षित वनों के जाल पर प्रतिबंध, बी है वन संचालन के लिए बंदी श्रमिकों की आपूर्ति, सी है पेड़ों की कुछ प्रजातियों को वैज्ञानिक ढंग से लगाना, डी है चराई, शिकार, मछली पकड़ने और जंगलों के दोहन को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल बी और सी। औपनिवेशिक अधिकारियों ने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की छूट होगी, बशर्ते गांवों में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। वन संचालन के लिए बंदी श्रमिकों की आपूर्ति और पेड़ों की कुछ प्रजातियों को वैज्ञानिक ढंग से लगाना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड। 19वीं एवं 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजाति समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा लिए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। झारखंड राज्य के आदिवासियों के बीच उत्पन्न ताना भगत आंदोलन बिरसा मुंडा विद्रोह के आसपास के क्षेत्रों में शुरू हुआ और उरांव आदिवासियों के बीच फैल गया। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति की मुंडारी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रो एशियाई। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में मुंडा एक वर्ग है जो अनुशासनबद्ध थी। मुंडा जनजाति भारत के झारखंड राज्य में निवास करती है, जो आज भी ऑस्ट्रो एशियाई परिवार की एक दक्षिण मुंडारी भाषा है। इन लोगों के अदम्य साहस ने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी भूमि पर अस्थायी भू अधिकार पर मान्यता भी प्राप्त किया। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। 1893 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर एवं रांची में सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह जमींदारी भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के कारण शुरू हुआ तथा बाद में धार्मिक और राजनीतिक स्वरूप ले लिया। मुंडा विद्रोह को उल गुलान नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा ने अपने आप को 1895 ईस्वी में भगवान का दूत घोषित किया। जून 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई।
अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में उल गुलान विद्रोह के नायक थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है, किस जनजाति से बिरसा संबंधित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मुंडा जनजाति से। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रांची। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।